इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जी। सेकंड पॉइंट है 153 पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज है। पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज में और चार्जेबिलिटी में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। देखें, पेमेंट ऑफ गुड सर्विसेज में एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें 3 तरह की कंपनीज होती हैं जो अपना टैक्स डिडक्ट वगैरह हम जिस तरह डिडक्ट करवाते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन है, एक एओपी है और एक है कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। कंपनीज को जो टैक्स रेट होते हैं वो हमेशा 4% रहेंगे और अदर देन इंडिविजुअल और एओपी, अदर देन जो कंपनीज हैं उनके जो टैक्स रेट होते हैं पेमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर वो 4.5% है। फर्दर इसको हमने डिटेल में भी डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल वाली वीडियो देखना चाहते हैं इसके ऊपर तो वो आप मैं लिंक में दे दूंगा, तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि एक चीज याद रखिएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, अब इसमें जो टैक्स रेट इम्प्लीमेंट होते हैं ना, देखें अदर देन कंपनीज जो है ना, इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए हमेशा जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है, वो उसके लिए एडजस्टेबल टैक्स होता है। इसके अलावा बाकी चीजें अदर्स कंपनी जितनी भी हैं उनके लिए ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये मिनिमम टैक्स कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता देता हूँ कि कंपनीज के अंदर सिर्फ दो कैटेगरी ऐसी हैं जो जिनके लिए ये टैक्स जो है एडजस्टेबल टैक्स कहलाता है। कौन कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और लिस्टेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए ये जो टैक्स होता है, ये टैक्स इनके लिए एडजस्टेबल टैक्स होता है। अदर देन कंपनीज जितनी भी हैं, इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं, उनके लिए जो ये टैक्स है, ये टैक्स उनके लिए मिनिमम टैक्स कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर कि इसकी कैलकुलेशन क्या है, विद होल्डिंग में हम करते क्या है। एक एग्जांपल आपके सामने नजर आ रही होगी कि इनवॉइस अमाउंट है, अगर हम किसी वेंडर से यानी कि वेंडर का कोई माल हमने लिया है, उसकी इंक्लूडेड अमाउंट जो है वो 1 लाख की है। ठीक है, इंक्लूडेड यानी कि सेल ऑफ के साथ अमाउंट जो है उसकी 1 लाख की है। अच्छा, जब हम इसको पेमेंट करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम 4% का टैक्स डिडक्ट करके नेट पेमेंट जो है इसका चेक बना के इनको हम दे देते हैं। ये इसको 4,000 का जो चालान है इसका हम इसको सीपीआर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सीपीआर प्रोवाइड कर देते हैं। इस जगह पे आ जाते हैं। ये तो होगी विद होल्डिंग की बात। एक इनवाइस की बात हमने कर ली कि विद होल्डिंग पे क्या है, 4,000 रुपए यानी कि हमने मेंशन कर दिया, इनकम टैक्स सीपीआर मेंशन कर दिया और वेंडर को दे दिया हमने। उसके बाद क्या करता है कि जब ये कंपनी, ये वेंडर अपने साल का अपना एनुअल रिटर्न सबमिट करने जाता है आईआरएस के ऊपर, तो ये क्या करता है, तो ये इसकी सबसे पहले कॉस्टिंग होती है सारी, इसके पीएनएल फाइनेंशियल्स वगैरह बनते हैं। फाइनेंशियल बनते हैं, उनकी कैलकुलेशन क्या है, मोटी मोटी कैलकुलेशन मैं आपके सामने आपको नजर आ रही होगी। देखें वो क्या करता है कि ड्यूरिंग द ईयर इसकी टोटल सेल जो है वो 5 लाख की है, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बनी वो बनी 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आया 3 लाख। अच्छा, इसकी टैक्सेशन विद होल्डिंग क्या कहते हैं, विद होल्डिंग और चार्जेबिलिटी सेम नहीं है। उसकी वजह क्या है, चार्जेबिलिटी और विद होल्डिंग में फर्क क्या है कि कंपनीज के लिए, अदर देन कंपनीज की भी अगर हम बात करें या कंपनीज की भी बात करें, उसके ऊपर टैक्स रेट इंप्लीमेंट होते हैं मुख्तलिफ। क्या रेट होते हैं? कंपनी टैक्स रेट क्या है, 29% है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कहलाता है वो 17% है, मिनिमम टैक्स जो है वो 1.2% है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो विच एवर इज हायर वाली कंडीशन है, जो जब मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इंप्लीमेंट होगी। अगर हम बात करें कंपनी टैक्स का, तो कंपनी टैक्स कैसे लगेगा? कंपनी टैक्स 3 लाख के ऊपर लगेगा, प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर लगेगा। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब अगर ये हम समझ रहे हैं कि नेट हमारी इनकम है, ये बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले ये हमारा प्रॉफिट है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि कंपनी का जो कंपनी टैक्स है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो वो इंप्लीमेंट अगर होता है तो कितनी वैल्यू लगती है, कितनी वैल्यू आ रही है इसके ऊपर, 87 का इसका जो है कंपनी टैक्स कहलाएगा। अच्छा, कॉर्पोरेट टैक्स अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स 17% है, ये भी प्रॉफिट के ऊपर लगता है। तो 51,000 रुपए इसका क्या हो गया, 3 लाख का। अगर मैं आपको दिखा दूं F2 करके, ये देखें 3 लाख के ऊपर 29% लगा। इसी तरह 3 लाख के ऊपर 17% लगा,
और जो मिनिमम टैक्स है, ये मिनिमम टैक्स को हम टर्नओवर टैक्स भी कहते हैं। ये क्या होगा कि ये लगेगा कि जो हमारी सेल है, जो ड्यूरिंग द पीरियड हमने सेल की है, वो 5 लाख की है, उसके ऊपर लगेगा 1.25, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसमें जो बड़ी वैल्यू है, इन तीनों में जो बड़ी वैल्यू है, वो टैक्स चार्जेबिलिटी वो आईआरएस चार्ज करेगा, यानी कि 87 की लायबिलिटी होगी, 87 पे करना होगा एज पर आईआरएस जब एनुअल रिटर्न फाइल करने जाएंगे। ठीक है, अब फर्ज करें कि पूरी की पूरी 5 लाख की, यानी कि इन्होंने सेल की है और 5 लाख के ऊपर हमने टैक्स डिडक्ट करके या क्लाइंट ने टैक्स डिडक्ट करके वेंडर को टोटल 20 लाख का चालान दे दिया। अब चार्जेबिलिटी के ऊपर अगर हम आए तो उसने जो कैलकुलेशन की है वो 87,000 की है, 87,000 की है। 87,000 तकरीबन इसकी टैक्स मिनिमम जो मैक्सिमम टैक्स बना वो 87 था, और मेरे पूरे सीपीआर अगर मैं क्लेम कर लेता हूं जो पूरे साल के अंदर 20,000 हैं, जो विद होल्डिंग मेरी पूरे साल की ड्यूरिंग द ईयर मेरी डिडक्ट हुई है, वो टोटल है ही 20,000। तो 20,000 रुपए को मैं लेस कर दूं तो कंपनी फिर भी जो है टैक्स पे करेगी। अब ये कंडीशन आपके पास आ रही है कि ये लायबिलिटी निकल रही है, लाजमी नहीं है कि ये आपकी लायबिलिटी निकले। अक्सर होता ये है कि विद होल्डिंग ज्यादा हो जाती है काफी सारी, यानी कि जो इनवॉइसेस की हमने की होती है उसके ऊपर विद होल्डिंग कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि विद होल्डिंग के जो ये अमाउंट है ये ज्यादा आ रहे होते हैं बानिस्बत कंपनी की लायबिलिटी की। चार्जेबिलिटी जो चार्जेबिलिटी कैलकुलेट की होती है उससे ज्यादा ये वैल्यू आ रही होती है। और इस केस में अगर आप देखें कि 67,000 जो है वो लायबिलिटी निकल रही है, तो ये क्या होगा, ये पे इनको यानी कि आईआरएस के अंदर आके जनरेट करके इनको पे करना होगा। और ज्यादातर केसेस ये होते हैं कि ये रिफंड में आ रहे होते हैं। अब फर्ज करें कि 20,000 ऊपर निकल रही होती, 87,000 नीचे होती विद होल्डिंग पे, तो अमाउंट आ रही होती। तो इस चीज में हम क्या समझे कि सेक्शन 153 और जो एनुअल इसका रिटर्न जाता है किसी भी क्लाइंट किसी भी कंपनी का, वो सेम नहीं है। उसकी वजह क्या है कि 153 जो विद होल्डिंग है वो अलग है और चार्जेबिलिटी अलग है, उसकी कैलकुलेशन अलग है, तो दोनों सेम नहीं है। सेक्शन 149 में हमने क्या पढ़ा था कि एज पर जो स्लैब रेट विद होल्डिंग के वही चार्जेबिलिटी भी सेम है आईआरएस के अंदर। और पेमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज के अंदर अगर हम देखें कि विद होल्डिंग रेट अलग है लेकिन चार्जेबिलिटी अलग है, क्योंकि चार्जेबिलिटी के ऊपर मुख्तलिफ टैक्स यानी कि इंप्लीमेंट होते हैं, मुख्तलिफ टैक्स की कैलकुलेशन होती है, उसके बाद जाके इंप्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, तो विद होल्डिंग और चार्जेबिलिटी विद होल्डिंग के केस में कंपनीज के केस में सेम नहीं है।